बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज पहले छोटी छोटी खबरें लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। बड़ा ही धुआंधार इजलास था। एक तो रूटीन की कार्रवाई थी और रूटीन की कार्रवाई में स्पीकर कौमी असम्बली का और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होना था। स्पीकर अय्याज सादिक साहब एक बार फिर मुंतखब हो गए हैं और वो पहले भी 5 साल स्पीकर रह चुके हैं। दरमियान में एक ब्रेक आई थी, उनका जो इलेक्शन था वो कलअदम करार दे दिया गया था क्योंकि उन 4 हलकों में अय्याज सादिक का हलका भी शामिल था, जो कि इमरान खान साहब ने कहा था ये 4 हलके खुलवाए जाएं तो पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और उन 4 हलकों में अय्याज सादिक साहब का हलका भी शामिल था और उसमें फिर उनको डी सीट होना पड़ा। उनका इलेक्शन कलअदम हो गया। इलेक्शन दोबारा हुआ था। अलीम खान उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो नादरा की मदद से और इलेक्शन हेर फेर करके अदाद शुमार आगे पीछे इंतखाबी फहरिस्तों की अखाड़ पिछाड़ करके दोबारा अय्याज सादिक साहब कामयाब हो गए थे और दोबारा आके स्पीकर के तौर पे दोबारा उनको मुंतखब किया गया था। ये अय्याज सादिक साहब की कहानी। अय्याज सादिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में भी रह चुके हैं और इमरान खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर रास्ते हो गए जुदा और इस तरीके से आज स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब मुंतखब हुए, लेकिन वो फॉर्म 47 के लिए के वोटों से मुंतखब हुए हैं और फॉर्म 45 के वोटों से मुंतखब नहीं हुए। आमिर डोगर साहब ने 91 वोट लिए और उन्होंने वोट लिया 199 और इस तरीके से उन्होंने कहा भी, आज आमिर डोगर साहब ने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अकेली पार्टी, हम एक पार्टी हैं और हमारे वोट निकले हैं 91 और आप हैं 7 जमातें और आपके वोट निकले हैं 191 और अगर हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक सही तौर पे हमें नताइज दे दिए जाएं तो मेरे वोट आज होने थे 225 और आपके बकिया जो चंद वोट बचने थे वो होने थे आप लोगों के। तो इसलिए आप आमिर डोगर साहब ने ये बता दिया, जो उनसे हारे हैं फॉर्म 47 वालों से, तो उन्होंने बता दिया कि जनाब आप हारे हुए हैं, आप जाल साजी के जरिए मुंतखब हुए हैं, जाली वोटों के जरिए, और ये सब कुछ किया गया। उसके बाद अगला जो इलेक्शन था वो डिप्टी स्पीकर का था, वो भी जाहिर है पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया। ये तो हुआ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का, लेकिन वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, वो कौमी असम्बली के इजलास में एक बहुत ही धुआंधार किस्म की आज मज़ाहमत का सामना करना पड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और तमाम उन जमातों को जो कि इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के जरिए वहां पे मुंतखब होके आए हैं। मुंतखब तो नहीं कहना चाहिए, मुंतखब नहीं हुए, बल्कि उनको इंस्टॉल किया गया है और उनको एक जाली रिजल्ट दे के उनके हवाले कर दिया गया। लेकिन वहां पे आज जो तकरीरें हुई वो सबसे जबरदस्त जो किया था जी काम, वो महमूद खान अचकजई साहब ने बहुत ही खरी खरी सुनाई हैं आज। और उन सारी गुफ्तगू को अगर मैं आपके सामने रख दूं तो मेरा ख्याल है कि आप भी महजूज भी होंगे और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि आज एक कौमी असम्बली का नक्शा था जो कि महमूद खान अचकजई साहब और बैरिस्टर गौहर और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं और उनके मुंतखब अरकान, वो कौमी असम्बली में आज उन्होंने एक महफिल लगाई और वहां पे प्रेजेंस जाहिर की अपनी कि इतना आसान काम नहीं है कि आप चोरी शुदा मैंडेट के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे और आपको किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा जी आपकी भूल है। और आज हमने देखा भी कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगे और कैदी नंबर 804 के नारे भी लगे और ये बड़े धड़ल्ले से कहा गया कि बहुत जल्द इमरान खान साहब इस ऐवान का हिस्सा होंगे और कायदे ऐवान के तौर पे उनको मुंतखब किया जाएगा। ये सारी बातें आपके गोश गुजार इसलिए कर रहा हूं कि चीजें जो हैं जी वो बिल्कुल उसी तरफ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में वो वजीर आला मुंतखब हो गए हैं और उनकी जो गुफ्तगू है वो जरूर सुनने वाली है, वो जरा सुनिएगा। पहले जरा अली अमीन गंडापुर, क्योंकि एक तो बात उन्होंने 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा जी जुडिशल इंक्वायरी, अदालती तहकीकात की जाए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहा है और उसके बारे में तहकीकात की जाए कि ये 9 मई
کہ बेनिफिशियरी कौन है, सबसे ज्यादा फायदा 9 मई से किसने उठाया। पता चल जाएगा कि 9 मई के पीछे कौन है और 9 मई के पीछे अवामिल क्या हैं। जो बेगुनाह लोग हैं उन सबको फिल फॉर रिहा किया जाए, और न सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि उनसे माफी भी मांगी जाए। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जितने भी झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं और जिन्होंने किए हैं, वो फिल फॉर उन मुकदमात का इखराज करें, और अगर उन्होंने इस्लाह ना की तो फिर उनको सजा मिलेगी इस्लाह के बजाय, और कानून और आइन के अंदर रहते हुए हम उनको सजा देंगे जिन्होंने झूठे मुकदमात दर्ज किए, चार दीवारी को पामाल किया, खवातीन की बेहुरमती की, घरों में घुसे। खैबर पख्तूनख्वा में उनका एहतसाब होगा। और एक बात उन्होंने एक और की, कुरान मजीद पे उन्होंने हल्फ लिया भी है और हल्फ दिया भी है कि करप्शन ना हम करेंगे, ना किसी को करने देंगे। और वो बहुत ही जबरदस्त, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी डेवलपमेंट कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब की नॉमिनेशन पे कहा गया कि इनको आप बदल दें तो हम आपको मखसूस नशिस्तें दे देंगे, लेकिन ये काम नहीं हो सका और इमरान खान साहब ने कोई भी शर्त मानने से इनकार किया। सुनिए अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो उन्होंने क्या कहा, फिर आते हैं कौमी असम्बली की तरफ। बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी एफआईआर विक्टिमाइजेशन इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत आईजी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस एफआईआर का, वो एफआईआर खत्म होनी चाहिए, चाहे किस बच्चे के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये एफआईआर खत्म ना की गई तो जिसने गलत एफआईआर की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब एफआईआर जो दर्ज की गई हैं, झूठी एफआईआर, वो खत्म की जाएं, और अगर खत्म नहीं करनी तो फिर इस्लाह के लिए तैयार, इस्लाह कर लें या फिर सजा के लिए तैयार हो जाएं। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है। 9 मई की तहकीकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें और ये देखें कि 9 मई का बेनिफिशियल कौन है, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया। 9 मई से फायदा किसको हुआ है, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास सबूत है किसी का, अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। अगर किसी ने गलती की है तो कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून और आइन के अंदर रहते हुए। जिसने नहीं की उसके साथ इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है, न इस मुल्क के कानून में है। हम अपने मुल्क का आइन और अपने कानून के मुताबिक चलने का अहद कर चुके हैं। आइन और कानून के मुताबिक चलने का अहद है और आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए और होगा, इसके अलावा कुछ कबूल नहीं। और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारा आइन इम्प्लीमेंट हो, हम हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी जदोजहद क्या जदोजहद है, अपनी कौम के लिए है। आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए उन्होंने कहा कि हम हर हद तक जाएंगे और सब कुछ करेंगे। अब उन्होंने एक और कहा, उन्होंने कुरान मजीद पे हल्फ लिया और हल्फ दिया, और वो क्या कहा उन्होंने जरा सुनिए। बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही चार्जिंग सिचुएशन है जी। जो लोग हल्फ के ऊपर यहाँ पे कुरान उठाने को तैयार है वो खड़े हो जाए कि ना हम करप्शन करेंगे और ना हम किसी को करप्शन के लिए छोड़ेंगे। और हल्फ उठाए, हल्फ कुरान से हल्फ देती है कि ना हम करप्शन करेंगे, ना हम करप्शन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और जो करप्शन करेगा हम उससे नहीं छोड़ेंगे। जो करप्शन करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और पूरी ऐवान से उन्होंने हल्फ लिया है कुरान पाक पे। तो ये हालात व वाक़यात आज कौमी असम्बली के मनाज़र थे। उसके बाद एक और जरताज गुल आई, उन्होंने वोट कास्ट किया स्पीकर के लिए, और उसके बाद क्या किया उन्होंने वो भी जरा सुनिए।
یہ ہے جناب اسپیکر کے لیے ووٹ ڈالا. اس کے بعد آتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب. انہوں نے آج فل ٹاس پہ چھکے مارے، باؤنسر پہ باؤنسر مارے. ذرا سنیے، آپ بھی خوش ہوں گے کہ ایسی آوازیں ابھی تک ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور جاسوسی اداروں کا رول نہیں ہوگا. کوئی بری بات بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات، نواز شریف مانتا ہے، یہ لوگ مانتے ہیں. ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں. دوسرا ریزولوشن جناب اسپیکر کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی، یہ بنائے گی. کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمیان میں. جناب اسپیکر میں مجھے شرم آتی ہے، میں نام نہیں لے سکتا. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نہ ہو، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو، فوج نہ ہو، لیکن انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی، سیاست سے توبہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونچ دیں گے، چونیوں میں. ہر اس شخص کو ہم سلام کریں گے. عمران خان جیل سے کرے گا. اب جناب سنیے نیکسٹ محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کہا. اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرو. یہ ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کا دوسرا مطالبہ، دوسرا چھکا. اور اب آگے سنیے انہوں نے کیا کہا. پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے. جس گنڈے انداز میں اس دفعہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، بلا ہو ان ہزاروں پنجابی، سندھی، پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنرلوں کے بنائے ہوئے سارے کھیل کو الٹ دیا. جناب آپ نے تو عہدے بھی بانٹ دیے تھے. صدر فلانا ہوگا، وزیر خارجہ فلانا ہوگا، وزیر داخلہ فلانا ہوگا. کسی کے باپ کی میراث ہے، یہ کریں گے. جو بھی جس پارٹی کے رہے، جنہوں نے بالکل سیلاب کی طرح بڑھا کے پھینک دیا سسٹم کو. اب جناب اسپیکر اس ٹینشن کا ایک ہی علاج ہے. معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر. 3 ریزولوشن. نیکسٹ سنیے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو. ابھی تھوڑا سا دل رکھنا چاہیے. میں واحد آدمی تھا. آپ عمران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی، پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا. میری ان سے ایک سلک معمولی باتوں پہ بات ہوئی تھی، لیکن بات یہ جناب اسپیکر، جب پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے. انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے. محمود خان صاحب کا مائک میں غلط بات نہیں کروں، آپ بات ختم کیجیے. جناب اسپیکر مجھے ان لوگوں نے بتایا فوجیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جب ہمیں آرڈر دیا گیا کہ رزلٹ بدلو تو ہمیں 50,000 لیڈ کو اٹھانا پڑا لوگوں سے. یہ شرم کی بات ہے. میں آج بھی تجویز کرتا ہوں جناب اسپیکر، میں آج بھی تجویز کرتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں بری بات. ان کے میاں صاحب کے الگ سڑک ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی اور ان کی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے. اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرو. تو یہ ہے جناب قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر کے انتخاب کے بعد، اور آپ نے دیکھ لیا سب کچھ اور سچویشن آپ کے سامنے ہے.
اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حالات و واقعات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کنٹرول میں آنے والے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.